नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, 4 दिन हो गए महाराष्ट्र में सत्ता की खींचतान लगातार चल रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पिछले 4 दिनों से सियासी दांवपेच में उलझी हुई है। गुवाहाटी से शिवसेना के बागी विधायक नंबर पूरा होने का दावा कर रहे हैं और आज दिन भर बागी विधायकों के गुट में शांति दिखाई दी। गुवाहाटी शांत रहा। मुंबई में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुंबई में सुबह से ही मीटिंग का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर से इमोशनल दांव चलते नजर आए। पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग में बेहद भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, जो लोग कल तक ये कहते थे हम मरने के बाद भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, आज वो मरने के पहले ही हमें छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र में ठाकरे और शिवसेना के नाम के बिना बागी विधायक जीकर दिखाएं, यह कहना है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का। और इस बात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शिवसेना के साथ कई कार्ड खेल रही है। एक तरफ इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है तो दूसरी तरफ एक दूसरे के अपमान का सिलसिला जारी है। सड़कों पर घमासान तेज होता जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में कद्दावर नेता मर्यादा की सीमा लांघते नजर आ रहे हैं। समस्या का समाधान विधानसभा में शांति से बैठकर किया जा सकता है। सदन की लड़ाई सड़कों पर सुलगती नजर आ रही है। शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुंडलकर के कुर्ला वाले दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई। दलीप लांडे के खिलाफ शिव सैनिकों का हंगामा देखने को मिला। शिव सैनिकों के बिगड़ते तेवर को देखते हुए महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों, खासकर मुंबई के थानों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। सदन में जो लड़ाई लड़ी जानी है उससे पहले कैसे लड़ाई मुंबई का माहौल बिगाड़ रही है, मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक की भूमिका में नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आए। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। कैसे राष्ट्रपति पद की रेस बेहद खास होती जा रही है, यह मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।
महाराष्ट्र में सियासत का ऊंट किस तरफ बैठेगा अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल उद्धव ठाकरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको पिछले 4 दिन का एक्शन रिपोर्ट दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। आप देखिए, स्क्रीन पर लाइए। सोमवार का दिन था, 20 जून थी। रात में एकनाथ शिंदे कुछ बागी विधायकों के साथ सूरत पहुंचते हैं और सुबह के वक्त में सूरत से बगावत की खबरें वो देते हैं। यानी ये वक्त है 21 जून का, मंगलवार का दिन था। इनके तेवरों में बगावत नजर आई। इसके अलावा शिंदे की सेना बगावत के बाद सियासत गर्मा गई है और 21 जून को बागी विधायक आउट ऑफ रिच थे, यानी किसी के टच में नहीं थे, शिवसेना का कहना है। मंगलवार के दिन शरद पवार ने शिवसेना का इंटरनल मामला बताया और कहा कि इसको सुलझा लेंगे। इसके बाद 22 जून को बुधवार के दिन सूरत के बाद बाकी विधायक गुवाहाटी चले जाते हैं आनन फानन में। इसके अलावा वहां जो सियासत होती है वो सियासत के कई दांव पेच नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे ने एक के बाद एक विधायकों का परेड कराया और एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के होने का दावा किया और उसके बाद तस्वीर जारी की। एक भी विधायक कहता तो इस्तीफा दे देता, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। उनका बयान दिया, इमोशनल कार्ड किया कि अगर वो खुश नहीं थे तो वो इस्तीफा दे सकते थे, ये साफ उन्होंने कह दिया। बागी विधायकों ने पत्र के जरिए उद्धव को आड़े हाथों लिया और मुख्यमंत्री मिलने का वक्त नहीं देते हैं, ये बागी विधायकों ने आरोप लगाया। बागी विधायक मुंबई लौटे तो एमवीए से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं, संजय राउत ने यह बयान दे दिया है। और बागी गुट ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता भी चुन लिया है। यह लगातार अपडेट एक के बाद एक पिछले 4 दिन की कहानी है और बागी गुट ने 50 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया है। इस बात से अंदाजा लगाइए आप कि एक के बाद एक, यानी आज के दिन बागी गुट के विधायकों ने, 50 विधायकों ने समर्थन का दावा किया है और इस समर्थन के दावे से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव होगा। शिवसेना की बैठक हुई, ठाकरे परिवार ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में पूर्व जजों के साथ मुलाकात करते नजर आए। अब इसके मायने क्या हैं आप निकालिए। यानी ये सियासत जो है लगातार एक के बाद एक तस्वीर बदल रही है। मैं आपको आज दिन भर का सियासी ड्रामा दिखाने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं कि आज सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सुबह 9:40 पर एक केंद्रीय मंत्री ने शरद पवार को धमकाया। शिवसेना ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक की। इस बैठक में बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बागी विधायक दलीप लांडे सूरत से गुवाहाटी के लिए निकलकर रवाना हो गए। इसके अलावा विधायकों को मनाने की तमाम तरह की कोशिश हो रही है। गुवाहाटी गए शिवसेना विधायक, मुंबई के वायएसआर चौहान सेंटर में बैठक हुई शरद पवार की और संजय राउत की। इसके अलावा 12:17 पर बागी विधायकों से बातचीत का वक्त निकल गया, यह संजय राउत ने कहा, बयान आया। 12:43 पर महाराष्ट्र के हालात पर देवेंद्र फडणवीस के घर पर एक अहम बैठक होती है और 12:54 में गुवाहाटी में होटल से बाहर निकले एकनाथ शिंदे। 12:56 पर एकनाथ शिंदे की मुंबई जाने की खबर आती है। 1:20 एकनाथ शिंदे की दिल्ली जाने की खबर आई।
इसके अलावा 1:30 पर एकनाथ शिंदे वापस होटल लौट गए, यानी ये दिन भर का ड्रामा चल रहा है। 1:36 पर शिवसेना के एक और बागी विधायक दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंचते हैं। 2:45 पर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है। 2:45 पर बागियों ने पैसे के लिए पार्टी छोड़ी, ये उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बयान आता है। शिंदे ग्रुप ने डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग की है। 3:14 पर यह खबर आती है। 4:16 पर एकनाथ शिंदे पर अब बीजेपी का कब्जा है, यह संजय राउत ने कहा है। और 4:56 पर किसी ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया है। एनसीपी नेता जेट का यह प्रस्ताव आया है, यानी शिंदे ग्रुप ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दाखिल किया अविश्वास प्रस्ताव। 6:08 पर और 6:30 पर मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिलने शरद पवार पहुंचे थे। कल दोपहर 1 बजे शिवसेना ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। ये 7:40 का ये मौका है और शरद पवार उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग खत्म हुई। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। सियासत का अपना एक तरीका होता है, कब किस मुद्दे पर बात बन जाए और किस पर बिगड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जो कुछ चल रहा है जरा भी अलग नहीं है। और 2.5 साल पहले जब महाराष्ट्र की जनता का जनादेश सामने आया तब किसी ने यह सोचा नहीं था शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हो जाएगी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का सियासी महाभारत करीब 100 घंटे से चल रहा है। 100 घंटे में महाराष्ट्र की सियासत का यूटर्न देखने को मिल रहा है। जिन विधायकों के दम पर उद्धव ठाकरे सत्ता में आए थे, वही विधायक अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उद्धव ठाकरे को यकीन नहीं हो रहा ऐसा कैसे हो गया है। और जिस पार्टी में ठाकरे परिवार के नाम का सिक्का चलता है, उसी पार्टी में ठाकरे के खिलाफ बगावत होती है, तो उद्धव ठाकरे का कहना लाजमी है कि विधायक जो बागी हैं अपने अपनी विधानसभा में कैसे रह पाएंगे। इसका जीता जागता नमूना शिव सैनिक के कार्यकर्ता दिखा देंगे। एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ उद्धव कैंप के लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाए रखने के लिए जितने नंबर की जरूरत है वो महाविकास अघाड़ी के पास मौजूद है। पूरा देश जानता है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई से महाराष्ट्र की पूरी सियासत चलती है। लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत की रवायत ही पूरी तरह से बदल गई है। मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर गुवाहाटी महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। कहने में कोई गुरेज नहीं, महाराष्ट्र की सियासी कुंडली गुवाहाटी में लिखी जा रही है। एकनाथ शिंदे कैंप का दावा है कि बगावत का रास्ता उन्होंने मजबूरी में अपनाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो उनकी बात ही नहीं सुनते थे। बाकी एकेका आमदाराचे 50-50 पत्र तिथं असतील, नाही झाली साहेब त्याच्यावर कारवाई काहीच नाही। आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला शिकवण दिलेली आहे, जिथं अन्याय होत असेल तिथं बंड करून उठा। साहेब आम्ही तुमच्याबद्दलचं आमचं मत वाईट नव्हतं। तुम्ही कोरोनाच्या काळात चांगलं काम केलं, तुमचे आजार पण आम्हाला माहिती, आम्ही देवाला साकडं घातलं ना साहेब, असं काय करता। एक तरफ एकनाथ शिंदे कैंप लगातार दावा कर रहा है कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में है, तो हुंकार शिवसेना की तरफ से भी उठ रही है। सियासी संकट के बीच शिवसेना में मंथन का दौर चल रहा है।
जिस तरह से शिवसेना बैठक पर बैठक कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि शिव सैनिकों में कितनी घबराहट है। पार्टी नेताओं को अंदर खाने इस बात का भी डर है कि सरकार तो संकट में है ही, कहीं ये संकट पार्टी पर भी भारी न पड़ जाए। पुरानी कहावत है, मरता क्या न करता, लिहाजा ठाकरे फैमिली इमोशनल कार्ड भी खेल रही है। सर्वांनाच कळलेलं आपल्याला काय करायचं आहे, आपली जिम्मेदारी काय, जबाबदारी काय, आणि इथे आपण ह्या वास्तूमध्ये जमलोय म्हणजे एक निश्चय करून जमलेलो आहे की आता लढायचं तर आहे पण जिंकायचंच आहे, आणि म्हणून आपण इथे जमलेलो. हे 2-4 दिवस जे सगळं नाट्य चाललेलं आहे ते काही नवीन नाही, हे 1 वर्षापासून थोडी कुरबुर चालू होती. त्यांच्यावर किती बोलायचं, काय बोलायचं हा एक प्रश्न आहे, कारण किती किंमत द्यायची त्या अशा लोकांना जे स्वतःची किंमत लावून विकत तिथे गेलेले आहेत, विकून गेलेले आहेत, त्यांना आपण किती किंमत द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहेच. भारत की आर्थिक राजधानी में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। उद्धव सरकार जाएगी या बचेगी, इस पर पूरे देश की नजर है। मुंबई से दिल्ली तक सियासी हलचल है। जिस तरह से सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के सहयोगी दल भी इससे काफी खफा नजर आ रहे हैं। शिवसेना के हैं ना, आपने भी क्या बताया कि वो शिवसेना के विधायक है, तो अभी चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना के हैं और उनको सपोर्ट दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस ने, तो पूरी मेजॉरिटी है ना। आज गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, इसीलिए गवर्नमेंट को पूरा फैसला लेने का अधिकार डेमोक्रेसी में है और गवर्नमेंट ले रही है। पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन लोटस का जिक्र जिस तरह से बढ़ा है, उससे बीजेपी पर सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मौजूदा संकट को बीजेपी बेमेल गठबंधन का नतीजा बता रही है। वहां का गठबंधन जिस प्रकार से बना था वो बेमेल गठबंधन था। आज तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और सत्ता के लिए इकट्ठा हो गए, सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के कि बीजेपी को सत्ता नहीं देनी है, बीजेपी को सत्ता से रोकना है। रोका उन्हें थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये लंबे समय तक चलने की गुंजाइश नहीं थी। और ऐसे में अपने आप वो सरकार गिर रही है, बिखर रही है। और आज तक जो शिवसेना ने एक स्थान कमाया था वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में, वो भी गंवाया, अपने हाथों से ही गंवाया। उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, वो स्वयं दोषी है। और मैं समझता हूं कि ये जो आज हो रहा है, ये होना निश्चित पहले दिन से ही लग रहा था कि ये हो करके रहे। मौजूदा हालात महाविकास आघाड़ी के पक्ष में नहीं है, लेकिन अभी भी शिवसेना ने हार नहीं मानी है। शिवसेना हर जंग में जीत का दावा कर रही है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। सियासत का हर रंग इन दिनों महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। बाला साहिब की शिवसेना में बगावत के सुर बुलंद हैं, तो सरकार और पार्टी दोनों पर संकट गहरा गया है। सियासी मुकाबले का विनर कौन बनेगा और कौन मैन ऑफ द मैच, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है और इसी वजह से ठाकरे फैमिली साम दाम दंड भेद की सियासत पर उतर आई है। कहीं बागी विधायकों के दफ्तर को निशाना बनाया जा रहा है, तो बागियों की घर वापसी के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। हालांकि इसका शिंदे कैंप पर कितना असर पड़ेगा, इसका ठीक ठाक अनुमान किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र की सियासत में कैसे भूचाल आएगा। बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। महाराष्ट्र में सियासी संकट पिछले 4 दिनों से चल रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं तो कभी बागी विधायकों को मनाने में लगे हैं। मैं आपको 6 किरदारों के बारे में बताना चाहता हूं जो महाराष्ट्र में महासंग्राम में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 1, एकनाथ शिंदे। इस सियासी पिक्चर के मुख्य किरदार एकनाथ शिंदे ही हैं। शिंदे का दावा है कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायक हैं। शिंदे ठाकरे परिवार के बेहद करीबी परिवार नेताओं में से एक हैं। उन्होंने पार्टी के 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। शिंदे का यह भी कहना है कि आने वाले वक्त में पार्टी सिंबल पर वो ही फैसला लेंगे, यानी हो सकता है कि शिंदे आगे चलकर शिवसेना पार्टी को ही कब्जा लें। और दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे में एकनाथ शिंदे के पास अहम मंत्रालय माना जाता है। बगावत के बाद सियासी रुख बदल गया है। उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार बचाने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे अपने बागी नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। लगातार इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र की एंट्री में चाणक्य माने जाते हैं। बगावत के बाद लगातार शरद पवार भी एक्शन में हैं। सरकार बचाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। शरद पवार मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। शरद पवार के नेतृत्व में आगे के एक्शन पर विचार विमर्श लगातार चल रहा है। एक और किरदार है देवेंद्र फडणवीस। आखिर में गेंद देवेंद्र के पाले में आ सकती है अगर बात फ्लोर टेस्ट पर आती है और उद्धव ठाकरे बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर राज्यपाल किसी और नेता या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। अगर शिंदे बीजेपी को समर्थन देते हैं तो राज्य में बीजेपी की सरकार बननी लगभग तय है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जानकारों का कहना है। अगर ऐसा हुआ तो देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक नया नाम है नरहरि झिरवाल। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी कोई स्पीकर नहीं है, इसलिए डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के पास सारी पावर्स हैं। शिवसेना ने मीटिंग में नहीं पहुंचे 16 विधायक तो उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। इस पर फैसला डिप्टी स्पीकर ही लेंगे, यह भी माना जा रहा है। अगर विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो मामला कोर्ट में भी जा सकता है। और इसमें एक और नाम है भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र में सियासी पिक्चर उलझी हुई है तो मामला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास जाने की पूरी संभावनाएं बनती नजर आ रही है। पिक्चर उलझती है तो भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास बहुमत साबित करने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी का रोल बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी अभी कोरोना काल के चलते अस्पताल में अपना इलाज चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है राजनेताओं के बीच एक दूसरे का सम्मान खत्म हो रहा है। जुबानी जंग तेज हो रही है। एक दूसरे को समझाने की बजाय एक दूसरे का अपमान किया जा रहा है। एक दूसरे पर कीचड़ फेंकी जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मौजूदा हालात में नंबर गेम बहुत मायने रखता है। और विधानसभा में जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे महाराष्ट्र का किंग वही होगा। जिसके पास विधायकों का समर्थन ज्यादा होगा सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। लेकिन लड़ाई सदन तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचेगी इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जुबानी जंग आग भड़का रही है। सदन की लड़ाई सड़कों पर लड़ाई जा रही है, लड़ी जा रही है। और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में सड़कों की लड़ाई सदन में कम, सड़कों पर ज्यादा देखी जाएगी। हम हार मानने वाले नहीं। हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे,
अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए। तो क्या अब मान लिया जाए महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी? उद्धव खेमेवाली शिवसेना के सबसे कद्दावर नेता संजय राउत की बोली तो यही बता रही है। सियासत की यही शैली शिवसेना की पुरानी पहचान रही है, खुली धमकी। सड़कों पर खुले आम हंगामा, शिवसेना स्टाइल वाली सियासत को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं संजय राउत। सड़कों पर संग्राम के संकेत देते नजर आ रहे हैं संजय राउत। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए। सत्ता वाली सियासत आंकड़ों का खेल है। अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है साफ बता रही है कि आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास हैं। विधानसभा के अंदर जैसे ही सुरक्षित तरीके से लड़ाई पहुंचेगी, जीत शिंदे के खेमे की हो जाएगी। ऐसे में बागी विधायकों की सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। ऐसे में संजय राउत की तरफ से सड़क पर हंगामे का इशारा चिंता बढ़ाने वाला है। हैरानी की बात है, संजय राउत और एकनाथ शिंदे के बीच सियासी अदावत की खबरें पहले से ही आम हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ से संजय राउत की भूमिका पर पहले ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। शिवसेना के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच की दूरी बढ़ी, इसकी वजह संजय राउत बताए जाते हैं। बावजूद इसके संजय राउत की तरफ से ही उद्धव खेमेवाली शिवसेना का पक्ष सामने आया है। मामले को संभालने की बजाय और बिगाड़ा जा रहा है। गृह मंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृह मंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी में पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी, और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में जुबानी तल्खी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को बागी विधायकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की सलाह दी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक रहा, आगे उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर माहौल संभलने की बजाय और बिगड़ गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, बागी विधायकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुवाहाटी में डेरा डाले बागी विधायकों को मुंबई वापस आना होगा। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के सबसे कद्दावर नेता के इस बयान ने बीजेपी के कद्दावर नेता नारायण राणे को नाराज कर दिया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शरद पवार पर निशाना साधा। राणे ने आरोप लगाया कि शरद पवार शिवसेना के बागी विधायकों को धमका रहे हैं। बागी विधायकों को किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो परिणाम भुगतने होंगे। राणे ने ट्वीट कर कहा, शरद पवार बागी विधायकों को धमका रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा आना चाहिए। वे अवश्य वापस आएंगे और अपनी इच्छा अनुसार मतदान करेंगे। अगर उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ तो घर जाना मुश्किल होगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यही नहीं रुके। उन्होंने पवार का नाम लिए बिना कहा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका समय समय पर बगावत करने का लंबा इतिहास रहा है। इस बार भड़कने की बारी शिवसेना नेता संजय राउत की रही। संजय राउत ने राणे पर पलटवार किया। राउत ने कहा, पवार साहब को धमकियां मिल रही हैं। एक केंद्रीय मंत्री धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि घर नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सुन लीजिए, आपका एक मंत्री शरद पवार जी को धमका रहा है, क्या आपको ये मंजूर है? एनसीपी प्रमुख पवार को लेकर शिवसेना के बागी विधायकों की नाराजगी सामने आई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रिमोट कंट्रोल से चलाने के आरोप शरद पवार पर लगाते रहे बागी गुट की तरफ से संजय शिरसाट ने कहा, पहले कई बार विधायकों ने उद्धव ठाकरे जी को कहा था
जबकि कांग्रेस हो या एनसीपी दोनों ही शिवसेना को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार विधायकों ने उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन वे उनसे कभी नहीं मिले। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में जुबानी जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। शुक्रवार को मुंबई में शिवसेना भवन में हुई पार्टी अधिकारियों की बैठक। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा, जो अपनी कीमत लगाकर वहां गए हैं, उनकी कितनी कीमत लगानी चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है, जनता उस काम का समर्थन करती है जो सीएम उद्धव ठाकरे ने पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में किए। अब ऐसे में कोई उन्हें धोखा देता है तो बुरा लगता है। संबंध सुधारने की बात कोई नहीं कर रहा। बगावत करने वाले बिके हुए हैं, बगावत करने वाले धोखेबाज हैं। शिवसेना के उद्धव खेमे से सामने आ रही बयानबाजी बताने के लिए काफी है ये घमासान जारी रहने वाला है। जुबानी जंग भी अभी और तेज होने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा तक मामला पहुंचे, सत्ता का संघर्ष शांति से समाप्त हो जाए, इसकी संभावना कम ही लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और ये तो तय है कि नंबर गेम से ही तय होगा महाराष्ट्र की सियासत का अगला किंग कौन होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे, सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का सियासी घमासान निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। शिंदे ग्रुप अपने पास नंबर होने का पूरा दावा कर रहा है। अगर शिंदे ग्रुप के दावों की माने तो पिक्चर तस्वीर साफ है, मगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का खेमा इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं है। और पेच फंसता है तो शिंदे खेमा 37 विधायकों वाला दांव चल सकते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का खेमा विधानसभा भंग करने की मांग कर सकता है। ऐसे में गवर्नर की भूमिका इस पूरी पिक्चर में बहुत खास होने वाली है। महाराष्ट्र का सियासी घमासान निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। जुबानी जंग अपनी जगह, नंबरों के आधार पर फैसला तुरंत हो सकता है। गुवाहाटी में रण सजाकर बैठे बागी विधायक हर दिन अपनी बढ़ती ताकत का ऐलान कर रहे हैं। बागी विधायक अपने संख्या बल का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को 37 विधायकों वाला पत्र तक भेजे जा चुके हैं। शिवसेना के बागी खेमे के नेता एकनाथ शिंदे की तरफ से तो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसके अनुसार बागी खेमे को कुल 52 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें 40 शिवसेना के हैं और 12 निर्दलीय विधायक हैं। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके सहयोगियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इधर एकनाथ शिंदे की अपनी तैयारी है, उधर उद्धव खेमा भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बागियों पर कार्रवाई करते हुए उद्धव खेमे वाली शिवसेना ने शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की रिक्वेस्ट डिप्टी स्पीकर तक पहुंचा दी। सियासी हंगामे की शुरुआत मुंबई से हुई, जो सूरत होते हुए गुवाहाटी तक पहुंची और अब महाराष्ट्र राजनीतिक संकट का मामला देश की सुप्रीम अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर दल बदल करने वाले विधायकों पर सख्त एक्शन की मांग की गई। ऐसे विधायकों पर 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग की गई, जो या तो राज्य विधानसभाओं से अयोग्य घोषित किए गए हैं या इस्तीफा दे चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि हाल ही में 18 जून 2022 से 22 जून 2022 तक महाराष्ट्र में भी यही घटना दोहराई जा रही है। ये राजनीतिक दल फिर से देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया नया आवेदन उनके द्वारा 2021 में दायर एक लंबित याचिका से जुड़ा है, जिसमें अदालत से तत्काल निर्देश का अनुरोध किया गया। वहीं दूसरी तरफ शिंदे भी तैयारी से बैठे हैं। शिंदे ने कहा कि उनके पास 40 वकीलों की टीम भी है। शिवसेना के बागी खेमों के तेवर बता रहे हैं कि वे 37 विधायकों वाला दांव खेलने की तैयारी में है, जिसका मतलब होगा शिवसेना पार्टी पर ही दावा ठोकना। मुख्य शिवसेना पर दावे के लिए बागी खेमों के पास 2/3 बहुमत
यानी कि 37 शिवसेना विधायकों का होना जरूरी है। इससे बागी विधायक दल बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य होने से बच जाएंगे। अगर बागी खेमे का ये दांव फिट बैठता है तो उद्धव ठाकरे गुट को भी चुनाव आयोग कूच करना होगा। इसके बाद असली शिवसेना कौन है, ये फैसला सुनाने का हक निर्वाचन आयोग को ही होगा। लेकिन 37 विधायकों वाला दांव फेल होने की स्थिति में कानूनी लड़ाई तय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। ऐसी परिस्थिति में बागियों की सदस्यता तक जा सकती है। महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी घमासान में एक तैयारी विधानसभा भंग करने की मांग की रूप में भी सामने आ सकती है। एमवीए सरकार गवर्नर से विधानसभा भंग करने की मांग कर सकती है, लेकिन गवर्नर विधानसभा भंग करने की मांग मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल को अपने विवेक से देखना है कि सरकार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कहीं अपना बहुमत खोने के डर से तो नहीं की है। क्या मौजूदा सरकार के पास बहुमत बचा है? ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की बजाय दूसरे संभावित विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। यानी बीजेपी भी बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर सकती है। महाराष्ट्र की सियासत में पल पल हलचल है। हर खेमा हर संभव तरीके से खेल अपने पक्ष में करने में जुटा है। देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है। महाराष्ट्र की सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन में एनडीए और समर्थन के साथ दूसरे दलों के नेता भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक बने। इस मौके पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। प्रस्तावक के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के साथ नजर आए और उन्होंने ये नामांकन पत्र दिया। उनके साथ कई सारे मिनिस्टर आपको नजर आ रहे होंगे। अनुप्रिया पटेल हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, लल्लन सिंह हैं, जेपी नड्डा है। इसके अलावा कई मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे पीछे। पीयूष गोयल भी आपको नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आपको पीछे नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा कई सारे मिनिस्टर्स और भी हैं जो यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। चूंकि राष्ट्रपति चुनाव आज से पहले एनडीए का दम दिखा। द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन पत्र के दौरान एनडीए के सभी दिग्गज नेता यहां दिखाई दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एनडीए के दिग्गजों के साथ समर्थन दे रही विपक्षी पार्टियों के नेता भी नजर आए। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी नॉमिनेशन में पहुंचे थे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम करने जा रहे हैं जो पिछले करीब 75 सालों में हिंदुस्तान में नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति चुन ली जाती हैं तो देश में पहली बार किसी आदिवासी समाज की महिला रायसीना हिल पहुंचेंगी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नामांकन। नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी रहे मौजूद। जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे चुनावी प्रक्रिया भी रफ्तार पकड़ रही है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन किया। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के मौके पर एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया।
कई ऐसे दलों के नेता भी मौके पर मौजूद रहे जो दल एनडीए में शामिल नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पहले प्रस्तावक बने। अपने एक्शन से पीएम मोदी ने फिर दिखा दिया कि वो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते, और बात राष्ट्रपति चुनाव की हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं। नामांकन के लिए द्रौपदी मुर्मू के साथ एनडीए और विपक्षी नेताओं का कारवां चला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे दिखे। नॉमिनेशन के लिए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में सबसे पहले पहुंचे। अपने एक्शन से प्रधानमंत्री ने जता दिया कि इस बार राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी आदिवासी की एंट्री होना फाइनल है, क्योंकि नाम के ऐलान के वक्त जादुई आंकड़े से पीछे रहा एनडीए नामांकन के दिन तक मैजिक फिगर से आगे पहुंच गया। जिस कमरे में नामांकन हुआ उसमें एनडीए का दम दिखा। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू नेता ललन सिंह, एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए के तमाम नेताओं ने खुशी जाहिर की। हम सभी पूरे भारत के लोग और खासकर जनजाति समाज, आदिवासी समाज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक आदिवासी जनजाति महिला को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है माननीय नरेंद्र भाई मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में। और मैं समझता हूं कि एक अभूतपूर्व फैसला आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद हुआ है। मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक निर्णय जिसका नॉमिनेशन आज होने वाला है। आई थिंक द एनडीए, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड बीजेपी हैज टेकन अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट डिसीजन and it is reposing the confidence in the tribal sections of the society as well as tribal women sections of the society, and to show that the world that even these people can really do a very very good job of the responsibilities, the highest responsibility in the country. So I congratulate our Prime Minister and all NDA leaders. द्रौपदी मुर्मू फिलहाल अपने प्रतिद्वंदी और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से आगे दिख रही हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी कई पार्टियां समर्थन का ऐलान कर देंगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।